साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जिन साथियों का भी एग्ज़ाम आगे डेट में है, उन सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों ऐसे ही सवाल ना आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि 2 साल पहले रहीम और करीम की आयु के बीच का अनुपात 3:2 था, ठीक है। तथा वर्तमान में ये अनुपात 7:5 है। तो करीम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको करीम की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है। क्या दिया हुआ है कि 2 साल पहले एक कौन है, एक है आपका रहीम और एक कौन है, करीम। एक रहीम है और एक करीम है। बोला क्या है कि 2 साल पहले उन दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो देखिए 3:2 है। फिर क्या बोला है कि तथा वर्तमान में ये अनुपात 7:5 हो जाता है। वर्तमान में ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। कब वर्तमान में, यानी 2 वर्ष पहले वो था, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष आपका बाद होगा। यानी 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में ये क्या हो जाएगा आपका 7:5 हो जाएगा। तो बोला कि करीम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, बहुत आसान तरीके से इसको आपको हल कर दे रहे हैं। आप इसको ना कई मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक तरीके से आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 वर्ष पहले क्या था, तो 2 वर्ष पहले था इसका 3। तो आप इसको अनुपात को x मान लीजिए और साथियों 3x+2 बटे में आपका ये कितना है 2x+2 बराबर कितना, यानी 2 वर्ष बाद ना, तो 2 वर्ष जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो गया साथियों 7:5, यानी 7/5। अब जब इसको हल कीजिएगा ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 5 तिया 15x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 7 दूनी 14x प्लस 7 दूनी 14। ठीक है साथियों, देखिए 15x से जब 14x जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, और आपका देखिए 14 से जब 10 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या बोला था आपको बोला कि करीम की वर्तमान आयु बोला है ना। तो देखिए करीम की वर्तमान आयु, तो ये आपका 2 वर्ष पहले था, मतलब इसमें जब 2 साल जोड़ दिए तो ये इसका वर्तमान आयु हो गया। तो साथियों करीम की वर्तमान आयु आप निकाल लीजिए। तो इसका वर्तमान आयु अगर आप निकालिएगा तो देखिए कितना है 2x+2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए 2 गुने में 4 प्लस में 2, यानी 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो साथियों करीम का जो वर्तमान आयु है ना, वो कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। कितना, 10 वर्ष आ जाएगा। और देखिए आप ऑप्शन डी में, आपको कहाँ पे, ऑप्शन डी में आपको 10 वर्ष दिख रहा है। देखिए साथियों ये ना आपका बेसिक ट्रिक है, बेसिक तरीका है। इस तरीके से अगर आप एक बार इसको समझ जाइएगा ना, तो इस पैटर्न पे जितने सारे भी सवाल रहेंगे उसको आप इजीली हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि एक आदमी 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1,000 रुपये का निवेश करता है। तो ठीक है, भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कीजिए। देखिए क्या बोला है साथियों, 5 वर्ष के लिए, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम है आपका 5 ईयर्स। टाइम कितना है, 5 ईयर्स है। और रेट कितना दिया हुआ है, यानी दर दिया हुआ है आपका, दर दिया हुआ 10%, यानी 10% वार्षिक दर से कितना 1,000 रुपये, कितना साथियों 1,000 रुपये का वो निवेश करता है। तो भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कीजिए। तो उसको वो कितना ब्याज भुगतान करेगा 1,000 रुपये पर। तो देखिए आप जानते हैं ना ब्याज बराबर क्या होता है साथियों, ब्याज बराबर हो जाता है आपका, ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, मूलधन कितना है 1,000, तो आप 1,000 बैठा दीजिए। मूलधन गुना समय कितना साथियों 5 ईयर, तो 5 बैठा दीजिए। और आपका दर कितना 10, तो 10 बैठा दीजिए। और नीचे में आप 100 से भाग लगा दीजिए। जब यहाँ पे 2 जीरो काटिएगा, यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका ऊपर में कितना बचेगा, तो 5 के 5 और साथियों 2 जीरो साथ में बैठ जाएगा। यानी ब्याज कितना आ जाएगा, तो उसका ब्याज आ जाएगा 500 रुपये। कितना साथियों 500 रुपये उसका ब्याज आ जाएगा। और देखिए 500 रुपये ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन A B C D। देखिए ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको 500 रुपये, कितना 500 रुपये यानी उसको देना पड़ेगा ब्याज। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका है कि रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित युग्म का संभावित हल क्या हो सकता है। देखिए आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया है साथियों, 2x क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 7 और 6x + 9y बराबर 3। ये आपका एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है कि रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म का संभावित हल क्या हो सकता है।
तो देखिए संभावित हल क्या होगा, तो आप जानते ना साथियों, आपको पता करना है कि इसका कितना हल है। तो उसके लिए आप जानते क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे देखिएगा, तो साथियों यहाँ पे देखिए a1 की जगह में कितना आपका 2 है, a1/a2 कितना हो जाएगा साथियों, 2/3, यानी 2/6 तो 1/3 बराबर आपका b1/b2 लिखिए आप, बराबर c1/c2। अब देखिए साथियों कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए a का मान कितना साथियों, a1 का मान 2 है और आपका a2 का मान 6 है। जब इसको हल कीजिएगा तो कितना, 1/3। इसका मान कितना साथियों, b1 का मान 3 है और b2 का मान 9 है। तो इसका 3 एकम 3, 3 3 1/3 ये भी आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन आपका b1/b2 ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि देखिए c1 का मान 7 है और c2 का मान 3 है। तो साथियों ये आपका कैसा बन जाएगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा आपका बन जाएगा साथियों युग्म, इस तरह का आपका युग्म बनेगा ना, तो ये आपका क्या कहलाता है साथियों, इसका नो सॉल्यूशन। इस तरह का जब भी आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो साथियों इसका रेखा जो है ना, इसका रेखा कैसा होगा, तो रेखा समांतर होगा। रेखा कैसा होगा, समांतर। देखिए किसी भी चीज़ का हल तभी निकल के आएगा जब एक रेखा दूसरी रेखा को या तो प्रतिच्छेद करे या फिर इसके ऊपर रहे। साथियों देखिए समांतर होने का मतलब कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे ये भी पूछ दिए जाते हैं कि साथियों जो नो सॉल्यूशन है उसका रेखा कैसा होगा, तो उसका रेखा समांतर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी कुछ जैसे इसी से रिलेटेड और भी कुछ सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसको भी आप यहीं पर जान लीजिए। ठीक है, एक आपका क्या होता है साथियों, एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये होता है साथियों, जब तीनों बराबर होता है ना, जब आपका तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा, यानी इसका बहुत सारा हल होगा साथियों। ठीक है, इसका बहुत सारा हल होगा। जब बहुत सारा हल होगा ना, तो रेखा कैसा होगा, तो वो रेखा आपका समपाती होगा। कैसा होगा साथियों, वो रेखा समपाती। समपाती का मतलब है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर रहेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए उसके बाद एक और कंडीशन बनता है, और वो कंडीशन भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। एक क्या होता है आपका a1/a2, एक और कंडीशन बनता है, रैखिक समीकरण जो युग्म है ना, उसका एक और कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर b1/b2, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक ये भी बनता है साथियों। तो जब ऐसा अगर बनेगा ना, ऐसा कंडीशन बनेगा, तो क्या होगा, इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा। और जब एक हल होगा ना साथियों, तो आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। रेखा कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, और इससे ना आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो देखिए क्या सवाल था यहाँ पे 3 नंबर में, कि रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित युग्म का संभावित हल क्या होगा। तो देखिए साथियों कैसा हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है कि कोई हल नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद आगे की ओर। 4 नंबर सवाल, कि यदि बिंदु K2 के, मतलब एक है साथियों, एक कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग A मान लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3K और 3K, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं अपने से B। और साथियों आपका तथा क्या है, 3 और 1 है, इसको मान लेते हैं हम लोग C। एक क्या है, A उसका निर्देशांक दिया हुआ है, B का निर्देशांक दिया हुआ है, C का निर्देशांक दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हो तो K का मान है। देखिए तीनों बिंदु क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो देखिए संरेखी होना, इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए साथियों, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इस तरह से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, आप के का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग ना ए बी बी सी ए सी उस तरह नहीं करेंगे, फटाफट आप त्रिभुज वाला जो फॉर्मूला है ना साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको लगाएंगे और इसका हल निकालेंगे। देखिए इसका हल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/2, यानी आप जानते हैं 1/2 क्या होता है, 123। 123 का मतलब क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। साथियों उसके बाद आपका प्लस x3 y1, क्या y1 माइनस y3 हो जाएगा, नहीं y1 माइनस
y2 हो जाएगा, यानी 312। और साथियों देखिए क्या बोला है कि संरेखी है, तो संरेखी अगर बोला है तो इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, इतना बराबर हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि संरेखी बोला है तो इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे साथियों, 0 कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, जो x1 का निर्देशांक है, यानी x1 है, y2 है, y3 है, x2 है, y3 है, y1 है, x3 है, y1 है, y2 है, इसका मान आप जब रखिएगा ना साथियों तो आपका यहाँ से k का मान आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अपना आंसर बता दीजिए। देखिए इसको आपको हर एक चीज़ बता दिए हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ इसका जो डाटा दिया है इसको बैठाना है, और आपको यहाँ पे इसका हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं और आपको हल करके उतना आंसर लेके आना है। तो देखिए साथियों यहाँ पे ना आप अगर इसको हल कीजिएगा तो के का मान आपका क्या आ जाएगा, तो के का मान एक बार तो 0 आ जाएगा और एक बार ये क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए -1/3 कहाँ है, तो -1/3 साथियों ऑप्शन सी में है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको हल कीजिए और हल करके आप के का मान -1/3 लेके आइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हम हल कर लिए। चलिए 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है साथियों, क्या है कि समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ पैरेलल SR यानी PQSR के समांतर है एवं SR परपेंडिकुलर SP है, यानी SR जो है SP पर लंब है। तो आगे बोला है साथियों कि PQ को T तक बढ़ाया जाता है, तो यदि एंगल RQT बराबर 70 डिग्री एवं PRQ बराबर 25 डिग्री, तब एंगल SPR बराबर वाट, यानी आपको SPR का मान निकालने बोला है। तो पहला काम आप क्या कीजिए, इस तरह का जब मैथ रहना साथियों, जैसे जैसे बोलता है ना उस तरह का आप डायग्राम बना लीजिए। आपको जिस जिस तरह से वो बोल रहा है फटाफट आप डायग्राम अगर बना लीजिएगा ना तो इजीली हल हो जाएगा। क्या PQRS है ना, तो आप देखिए PQRS एक समलंब है, तो आप क्या कीजिए एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए साथियों। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। ये लीजिए आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। नीचे वाली लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में बस आना चाहिए। ये यहाँ हो गया और साथियों ये जो रेखा है ना इसको हमको यहाँ लाके मिलाना है। चलिए हो गया। आप इसका नाम क्या है साथियों, PQRS। क्या नाम है इसका, PQRS नाम है। चलिए इसका नाम फटाफट देखिए, आपको ना डायग्राम बना देंगे ना इजीली हल हो जाएगा। क्या होगा साथियों, इजीली ये P, उसके बाद क्या है Q, इसको Q, और साथियों ये हो गया आपका R और ये वाली हो गया आपका S। यही बोला था ना कि PQ पैरेलल क्या बोला है, SR, यानी PQ पैरेलल SR साथियों ये वाली बात बोला है। आगे क्या बोला है कि SR जो है ना, SR ये वाली जो है ये उस परपेंडिकुलर क्या है SP, SR परपेंडिकुलर यानी SP ये वाली लाइन। तो इसका मतलब साथियों यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, परपेंडिकुलर का मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आगे क्या बोला है कि PQ को ना T तक बढ़ाया गया। ये जो आपका PQ है इसको आगे साथियों, इसको आगे कहाँ तक बढ़ाया गया, तो T तक बढ़ाया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग T नाम रख दिए। ठीक है, यदि RQT बराबर 70 डिग्री, किसका मान, RQT यानी ये वाला जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो इसका मान कितना बोल रहा है, 70 डिग्री आपको बोल रहा है वो। एवं PRQ यानी PRQ, तो साथियों ये वाले कोण, तो ये वाले कोण के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए यहाँ से लेते यहाँ तक हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या बोला है कि PRQ यानी इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया आपको 25 डिग्री। कितना दिया, इसका मान 25 डिग्री दिया हुआ है। तब आपको क्या बोला है कि SPR यानी इसका मान आपको, ये वाले का मान SPR, इसका मान आपको निकालने बोला है। इसका मान आपको निकालने बोला है। तो साथियों फटाफट आप निकालिए। देखिए आपको ना बिना कुछ पेन कॉपी उठाए आप फटाफट इसका हल निकाल लीजिएगा। देखिए ये जो आपका एक रेखा है साथियों, ये वाली रेखा, तो ये अगर 70 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा 110 डिग्री। होगा कि नहीं बताइए, इसका मान हो जाएगा आपका 110 डिग्री, क्योंकि एक रेखा में 180 का बनता है। ये अगर 70 है तो ये आपका 110 हो गया। ठीक है साथियों, जब वो आपका 110 हो गया और ये वाली डाटा आपको 25 दिया हुआ है और ये आपका 110 है, तो ये वाली जो डाटा है ना यहाँ, ये वाला कोण, इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसका मान आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब आगे आगे देखिए ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी लाइन, PQ और आपका PQR कौन साथियों, SR, ये वाली लाइन क्या है, समांतर है। ये वाली लाइन क्या है, समांतर है। जब ये लाइन आपका समांतर होगा तो साथियों उसके अंदर जो कोण बनता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एकांत अंतर कोण। तो देखिए एकांत अंतर कोण आपका, देखिए ये जो आपका 45 है, ये वाली कोण साथियों, ये वाली कोण और यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये वाली कोण आपस में बराबर होगा। इसका मतलब इसका भी मान कितना होगा, 45 होगा। इसका मान 45 और इसका मान 90, तो ऑब्वियसली इसका भी मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है। यहाँ जो आपका ये वाला जो कोण था, ये 45,
ये आपका क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर अंत्यकोण हो गया, जिस वजह से साथियों वो अगर 45 तो ये भी 45, क्योंकि एकांत अंत्यकोण आपस में बराबर होता है। जब ये वाला आपको 45 पता चल गया साथियों, ये वाला 45, और ये तो आपको पहले से दिया हुआ है कि आपका 90 डिग्री है, तो 90 और 45 को जोड़िएगा तो साथियों आपको लास्ट वाला जो कोण बचेगा तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान 45 आ जाएगा। तो आपको क्या पूछा था, तो आपको पूछा था कि यस पी आर, यानी ये आपका यही वाला पी वाला पूछा था, तो पी का मान कितना आ गया, 45 आ गया। और 45 देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो साथियों ऑप्शन ए में, कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको 45 दिख रहा है। चलिए 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। साथियों आप जानते हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, यानी समद्वि, इसका मतलब यानी उसका दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लीजिए ये आपका बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए बी और सी। चलिए ये दोनों भुजा को हम लोग बराबर मान लेते हैं, ये दोनों भुजा को हम लोग बराबर मान लिए। क्या है 10 सेंटीमीटर, जो दोनों भुजा है ना 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 हो गया आपका, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ से आप जानते हैं ना कि आप अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसके लिए क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको पता है कि बेस कितना दिया हुआ है, बेस जो ये है ये आपका 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये आपका 12 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको बोला कि इसका क्षेत्रफल, तो हाइट तो आपको दिया हुआ है नहीं, तो साथियों यहाँ से ना आप इसको क्या कीजिए, एक लाइन अपने से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से आप अपने से क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। अब देखिए आप कोई भी ट्रायंगल में लीजिए, या तो ट्रायंगल ABC, या फिर आप या तो आप इस ट्रायंगल में लीजिए त्रिभुज में, या फिर इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज से क्या हो जाएगा, आपको हाइट का मान पता चल जाएगा। दोनों त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए साथियों। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान अगर 6 है साथियों, इसका मान अगर 10 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हाइट का मान कितना हो जाएगा साथियों, हाइट का मान 10 × 100, 6 × 36, यानी 100 से 36 गया। इसका मतलब हाइट आपका कितना आ जाएगा, पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाइएगा तो हाइट का मान आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब आपको हाइट का मान पता चल गया तो यहाँ से आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 गुना बेस कितना आपका 12 है, और हाइट कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से आपका कितना मान आ जाएगा साथियों, 2 × 6 = 12, यानी 8 × 6 = 48। कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक बेलन और शंकु का आधार समान है तथा ऊंचाई भी समान है, तो यदि बेलन का आयतन 1584 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए साथियों सिंपल सी बात है कि शंकु का आयतन ना बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, यानी बेलन का आयतन कितना होता है आपका πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, यानी 1/3 πr²h, यानी जो आपका शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 3 भाग यानी 1/3 होता है। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या बोला कि शंकु का आयतन कितना होगा ना, तो आपको शंकु का आयतन पता करने के लिए आपका जो बेलन का आयतन है उससे आप 3 भाग लगा दीजिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि शंकु का आयतन कितना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना दिया साथियों, 1584, उसको आप 1/3 से भाग लगाइएगा, इसका मतलब उसको आप 3 से भाग लगाइएगा। जब इसको 3 से भाग लगाइएगा तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी आपका 6, आपका 2 × 4 = 24, 3 × 8 = 24, यानी 528 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, बेलन का जो आयतन है, सॉरी शंकु का जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, 528 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और देखिए 528 सेंटीमीटर क्यूब आपको 7 नंबर के सवाल में ऑप्शन ए में दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन ए में। साथियों देखिए इस तरह के सवाल को अगर आप हल कर लेते हैं ना तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। हम गारंटी के साथ नहीं बोलेंगे कि सारे यही सवाल रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ना इसी आधार पर रहते हैं, इसलिए आप क्लास को कंटिन्यू करें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। 8 नंबर सवाल, 8वां सवाल कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 30 हटा दिया जाए तो शेष का औसत 18 हो जाता है, तो शेष 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये आपको योगफल पूछा है।
आपको ये नहीं बोला कि शेष 4 संख्या क्या होगा, आपको बोला क्या कि जो शेष 4 संख्या बचा ना तो उसका योगफल कितना होगा। पहले तो ये देखिए साथियों कि 5 संख्याओं का औसत कितना 20 है, तो आपका 5 संख्या है इसका औसत 20 है, तो कितना हो जाएगा साथियों 20 पंचे 100 हो जाएगा इसका योगफल। ठीक है, अब आगे क्या बोले कि यदि एक संख्या 30 हटा दीजिएगा इससे, तो जब आप इससे 30 एक संख्या हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा साथियों, अब बचेगा 70। लेकिन यहाँ पे ये वाली बात नहीं बोला है, बोला क्या है कि यहाँ पे 5 संख्या था, कितना था 5 था, और 5 से क्या किया आप एक संख्या हटा दिए, तो अब बचा कितना संख्या 4 संख्या। तो बोला कि शेष 4 संख्या का औसत कितना हो जाता है 18। तो आप 4 गुना 18 कीजिए और यहाँ से आपको पता चल जाएगा 18 चौक 72, यानी जो शेष 4 संख्या है ना उसका योगफल कितना आ जाएगा साथियों 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। और 72 ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपको 8 का ऑप्शन ए में आपको 72 दिख रहा है। कहाँ पे 8 का ऑप्शन ए में आपको 72 दिख रहा है। चलिए 9 नंबर सवाल फटाफट थोड़ा हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि साथियों बहुत सारे प्रश्न है कि किसी आंकड़ों का बहुलक 24 और माध्य का 26, तो माध्य कितना होगा। पहली बात तो आप लोग को बताते चलें कि कभी कभी ना ये फॉर्मूला ही सीधे पूछ देता है, तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है साथियों। और फॉर्मूला क्या है कि बहुलक बराबर, क्या फॉर्मूला है, बहुलक बराबर साथियों क्या होता है 3 गुने माध्य का। क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। ये आपका फॉर्मूला किस में होता है साथियों, ये वाला फॉर्मूला आपका होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच अगर आपको फॉर्मूला पूछ दे एग्जाम में तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सीधे फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। फिलहाल आपको यहाँ से क्या निकालने बोला है, तो यहाँ से आपको निकालने बोला है कि माध्य कितना होगा, यानी आपको यहाँ से माध्य ये वाले जो है ना डाटा इसका मान निकालना है। तो बहुलक आपको दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है, बराबर 3 गुना माध्य का कितना दिया साथियों 26 दिया हुआ है, माइनस 2 गुना माध्य को आप x रहने दीजिए। ठीक है, इसको जब आप हल कीजिएगा ना तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 के 3 3 8 24, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 8 8 बचा इस पार, और ये गुना में है तो इस पर आगे क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, 8 बटे में 26 26, और इस पर आपका कितना हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पे माइनस 2x बचेगा। कितना बचेगा माइनस 2x बचेगा। तो साथियों देखिए फटाफट इसको हल करते हैं। ये आपका यहाँ पे कितना है 2 के 2, आपका ये कितना 2 चौक 8, यानी आपका x जो है, जो आपका x था जिसको हम लोग माध्य माने थे, तो इस x का मान कितना आ गया साथियों आपका माइनस 4 बटे में 26 आ गया। कितना आ गया माइनस 4 बटे में 26 आ गया। देखिए कहीं पे मिस हो रहा है क्या, कहीं पे मिस हो रहा है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 माध्य, ये होता है ना बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है 2 गुना माध्य, तो आपका बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक 24 है, तो हम लोग यहाँ पे बहुलक 24 बिठा दिए, बराबर 3 गुना माध्य का कितना 26 है, तो 26 बैठा दिए, और आपको माध्य कितना होगा, तो माध्य आपको यहाँ पे हम लोग रख दिए। ठीक है 2 गुना माध्य। उसके बाद आगे जब इसको हल किए तो क्या है साथियों 26 गुना 3, तो 26 के 78, तो इस तरह भी हो सकता है 24 बटे 78 माइनस 2 गुना इतना, तब भी तो आपका कटकुट करके इतना ही आता ना, तब भी आपका माध्य कितना आ जाएगा माइनस 4 बटे में 26। इसको अगर आप और हल कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस में आपका 2 बटे में 13, माइनस में 2 बटे में 13 आपका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। 10 नंबर सवाल और 10वां सवाल कि किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए, उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए, यदि उनके कुल प्राप्तांक 158 है तो रामकली द्वारा प्राप्त अंक है। आपको रामकली द्वारा प्राप्त अंक बताना है कि रामकली ने कितना अंक प्राप्त किया। क्या क्या नाम है साथियों, सीता गीता, क्या नाम है सीता। देखिए नाम लिख देंगे ना, इससे आपको ना समझ में आसानी से आ जाएगा, सीता गीता और रामकली। ठीक है देखिए तीनों का नाम लिख दिए। अब देखिए नाम लिख दिए, यहाँ से आपको फटाफट बन जाएगा। क्या बोला है कि किसी टेस्ट में सीता ने गीता से, गीता से इसका मतलब यानी गीता को आप कुछ मान लीजिए, गीता का नंबर हम लोग x मान लिए। अब बोला है कि सीता ने गीता से 10 अंक अधिक, तो इसका कितना हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद क्या बोला कि उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से मतलब इससे 6 अंक अधिक, तो इसका कितना था x + 10, तो इसका कितना हो जाएगा साथियों x + 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x + 16।
ठीक है, अधिक प्राप्त किए। तो यदि उनके कुल प्राप्त अंक 158 है, यानी इन तीनों का जो अंक है ना साथियों, इन तीनों का अंक ये लोग मिला के कितना लाया, ये लोग तीनों मिला के लाया 158 लाया। कितना, 158। तो आगे बोला है आपको, तो रामकली द्वारा प्राप्त अंक, तो आप फटाफट हल कर लीजिए। देखिए एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे, एक एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 3x। उसके बाद देखिए 10 और 16 कितना हो जाएगा, 10 और 16 आपका 26 हो जाएगा, बराबर 158 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए 3x बराबर 8 से 6 गया आपका 2 बचेगा, 15 से आपका 2 गया आपका, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, x का मान आपका 44 है। कितना, x का मान आपका 44 आ जाएगा। और x आप किसको माने थे, गीता को माने थे। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है कि साथियों रामकली, कि रामकली ने कितना अंक लाया। तो देखिए रामकली में क्या कीजिएगा, 44 में आप कितना जोड़ दीजिएगा, 44 में 16 जब जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 44 में 16 जोड़ने से 60, यानी रामकली कितना अंक लाया था, तो साथियों रामकली 60 अंक, कितना, रामकली 60 अंक प्राप्त किया था। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर फटाफट। 11 नंबर सवाल कि यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही। देखिए कहीं वो क्या किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया, कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो आया कितना के, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आया, इतना की स्पीड से आया। तो बोला कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो पूरी यात्रा के दौरान साथियों औसत चाल जब क्या होगा कि एक ही दूरी होगा ना और चाल अलग अलग। देखिए दूरी एक ही है और अब इसका चाल जब देख रहे हैं तो इसका चाल अलग है, एक बार 16 है एक बार 4 है। तो जब चाल अलग रहे तो साथियों इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, इसका अगर आपको औसत निकालने बोले औसत चाल, तो इसका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू XY बटे में आपका क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस वाई हो जाएगा। 2 इंटू XY बटे में आपका x प्लस वाई, तो 2 गुना देखिए, एक आपका चाल कितना है 4 और एक कितना है 16, और नीचे में 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 एक 4, 4 5 20, यानी 16 दूनी कितना हो जाता है साथियों, 16 दूनी 32, 32 बटे में आपका 5, यानी 5 6 के 30, आपका बचा कितना 2 और पॉइंट आपका 0 यानी 20, तो 5 चौके में आपका 20, कितना आ जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत साथियों जो चाल होगा ना वो कितना हो जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। 12 नंबर सवाल कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। देखिए प्रथम बोला है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आपका हो गया क्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब इसका औसत निकालना तो बटे में आप 5 कर दीजिए, टोटल 5 था ना तो 5 कर दीजिए, जब जोड़िएगा तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 10, 10 बटे में 5 यानी 2 आ जाएगा। तो प्रथम जो 5 पूर्ण संख्या है इसका औसत अगर निकालने बोले तो कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। और 2 ऑप्शन आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, कहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। देखिए 13 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वो प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए बोला क्या है कि वो आय का कितना बचाता है 25%, लेकिन ये भी बोला है कि वो कितना बचा रहा है 3,000 रुपये, यानी 3,000 रुपये बचा रहा है और उसको परसेंटेज में बोला तो कितना साथियों 25%। तो बोला कि उसकी मासिक आय कितना होगा। तो अब देखिए 100 का ये आपका 1/4 है, तो साथियों अगर ये 1/4 अगर 3,000 है तो आपका इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, यानी 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000। अब ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ये जो आपका 25% है और जो आपका 3,000 है तो ये इसका कितना गुना है। तो साथियों इसको जब आप इसको हल कीजिएगा ना तो ये इसका 120 गुना है, कितना है 120 गुना। तो बोला है कि उसकी मासिक आय, तो मासिक आय का मतलब कितना यानी 100%, यानी 100% यानी इसको निकालना है तो 100% निकालने के लिए इसको भी आप क्या कीजिए 120 से गुना कर दीजिए। जब इसको 120 से गुना कीजिएगा तो साथियों 1 2 आपका 1 0 2 0 3 0, यानी कितना आ जाएगा उसका मासिक आय आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा मासिक आय उसका 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये आपको ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आपको 12,000 रुपया दिख रहा है। चलिए आगे 14 नंबर सवाल
कि प्रीति 25% हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचती है, तो वो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने में बेचेगी। ठीक है, प्रीति नाम की कोई है, वो 25% हानि पर एक कुर्सी को 720 में बेचती है। कितने में? 720 में वो बेच रही है। कितना हानि करके? तो 25% हानि करके। कितना? 25% हानि करके। ठीक है, तो पहले यहाँ से आप पता कर लीजिए कि उसका मूल्य कितना था। ठीक है साथियों, वो कितना में खरीदा था वो पता कर लीजिए। तो इसको अगर आप पता कीजिएगा तो इसको अगर जब इसको हल कीजिएगा, यहाँ से भाग लगाइएगा, तो ये आपका 4 25 से 100 और ये आपका 3 25 से 175 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, 3 के 3, आपका ये 24 दिया 72 यानी 240। जब 240 को आप 4 से गुना कीजिएगा, 4 0 0 4 16 का 6 हाथ में 4 दूनी 18 9 यानी 960 रुपया। साथियों वो 960 रुपये का सामान था, वो कितना 25% हानि करके 720 में बेच रही थी। तो अब बोला है कि उसको 25% लाभ करना है। तो आप क्या कीजिए, 960 का सामान है, इसमें उसको 25% लाभ चाहिए, तो 125 बटे में आप साथियों 100 से भाग लगा दीजिए। आई जीरो गया, आई जीरो गया। अब इसको आप आपस में जब मल्टीपल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो कर लीजिए, इसको हल कीजिए कितना, अब इसको काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 960 का, जो आप 125% निकालिएगा ना साथियों, तो आपका 960 का 125% गुना कर लीजिए ना फटाफट, आपका शायद आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 960 का 25% आपका शायद 1200 आ जाएगा। देखिए फिर भी आपको हल करके बता रहे हैं। इसको काटिए ना, ये आपका आ गया 2 5 10, ये आपका आ गया कितना 25 5 125। ठीक है, ये 2 1 2, ये आपका हो गया 48 दूनी 96। जब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा 48 गुना 25, 48 गुना 25 साथियों, तो देखिए इसको मल्टीपल कीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 8 है 200, 25 8 है 200 यानी 200 का जीरो हाथ में रहा 20, यानी 25 चौक 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा साथियों 120, 100 और 20 मिला के 120 यानी 1200। जब इसको आपस में मल्टीपल किए तो कितना 1200, इसका मतलब वो अगर 25% लाभ कमाने के लिए अगर बेचेगा तो कितना में उसको बेचना पड़ेगा 1200। कितना में? 1200 रुपया में। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। 15 नंबर सवाल फटाफट। 15 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन कलमें खरीदता है। कितना? 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से वो 10 दर्जन कलम खरीदता है। इसका मतलब वो 240 रुपये का खरीदता है। कितना का? 240 रुपये का। और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। तो देखिए वो कितना की दर से? 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से, मतलब यानी 10 दर्जन था तो कितना वो 360 में वो बेच देता है। साथ ही उसको कितना फ़ायदा हो गया? तो उसको फ़ायदा हो गया 120, यानी वो खरीदा था 240 में और बेचा हुआ आपका कितना में? 120 में। तो सवाल बोला है कि उसको लाभ या हानि क्या है। तो देखिए 240 में खरीदा है और 360 में बेचा तो उसको लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का? तो साथियों 120 रुपये का लाभ। कितने का? 120 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। चलिए 15 के बाद आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कितना है? 800 रुपया है का 3 वर्ष में 5 रुपया प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। देखिए इसको ना आप हल करने नहीं जाइएगा, सिंपल सी देखिए, सिंपल 800 रुपया है, दिमाग लगाइए आप, कितना रुपया है? 800 रुपया। क्या बोला? 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष। 5 रुपया प्रति सैकड़ा यानी 100 में कितना रुपया? 100 में साथियों 5 रुपया। गुना नहीं करना आपको, 100 में कितना? 5 रुपया। तो कितना 100 रुपया है? 800 रुपया है। तो 800 में अगर 5 रुपया होगा तो 8 5 यानी 40, यानी साथियों उसको 1 वर्ष में कितना देना पड़ेगा? 40 रुपया। तो कितना वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। तो 40 से कितना? 120, यानी उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 120 रुपया। वो कितना रुपया लिया था? 800 रुपया, और वो सालाना ब्याज की दर से मिश्रधन कितना देगा? तो साथियों 800 रुपया और जो ब्याज 120 रुपये, इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ करके 920, यानी उसको कितना देना पड़ेगा? 920 रुपये मिश्रधन देना पड़ेगा। और 920 कहाँ पे है? आई देखिए ऑप्शन ए में। कहाँ पे? ऑप्शन ए में आपको 920 दिख रहा है। चलिए 16 के बाद आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर के हरि ने अपने मित्र से 4000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। कितना रुपया? 4000 रुपये। कितना के लिए साथियों? समय कितना दिया हुआ? 2 वर्ष की अवधि के लिए लिया है। यदि ब्याज का दर कितना है? ब्याज का दर 10% है। कितना? 10%। तो बोला कि 2 वर्ष बाद कितनी राशि वापस करेगी, तो कितनी राशि वापस करेगी? तो ये जीरो गया, ये जीरो गया। यहाँ पे इसको आप मल्टीपल जब कीजिएगा तो 40, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8
उसके बाद 1 जीरो यहाँ वाला और 1 जीरो यहाँ वाला, यानी 800 रुपया। कितना? 800 रुपया। उसको कितना लगेगा? ब्याज लगेगा। अब उसको 800 रुपया जब ब्याज लगा तो साथियों वापस कितना करेगा? 4000 लिया था, 800 रुपया ब्याज लग रहा है, यानी 4000 और 800 मिला करके उसको 4800 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 4800 रुपया देना पड़ेगा। और 4800 रुपया देखिए आपको चौथा ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा? चौथा ऑप्शन में आपको 4800 रुपया दिख रहा है। चलिए 17 के बाद आगे बढ़ते हैं। 18 कि यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 होगा। देखिए कोई राशि कितना x है, इसका बोला है 1/3 कितना बोला है? इसका 1/3 12 बोला है। ठीक है, जब इसका 1/3 12 बोला है तो साथ ही इसका मतलब है कि वो राशि आपका कितना आ जाएगा? तो वो राशि आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, ये ना होगा, क्योंकि बोला कि कोई भी राशि है उसका 1/3 12 है, तो हम लोग x मान लिए और उसका 1/3 12, तो इसका मतलब वो राशि आपको कितना निकल के आ गया? 36 रुपया। कितना आ गया? 36। अब आपको बोला है कि तो उस राशि का 1/4, तो अब बताइए 36 का अगर आप 1/4 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 रुपया आ जाएगा। कितना? 9 रुपया। और 9 रुपया ऑप्शन कहाँ है? तो साथियों देखिए ऑप्शन 2 में। कौन सा? दूसरे ऑप्शन में आपको 9 रुपया दिख रहा है। चलिए 18 के बाद आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कि 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमी अभी है? 6 आदमी है साथियों। कितना है? 6 आदमी। और कितना, यानी 2 दिन काम कर रहा है। कितना? 2 दिन काम कर रहा है, तो 2 से गुना कीजिए, यानी कुल वर्क अगर आपको ऐसा पता करना है कि कुल वर्क यानी कुल काम कितना है, तो 6 आदमी 2 दिन काम कर रहा है और कुल काम का कितना? तो कुल काम का 1/4 काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कुल काम कितना है। तो देखिए 6 दूनी आपका 12 और भागा साथियों आपका 1/4, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। कितना हो जाएगा? कुल वर्क कितना हो जाएगा साथियों? 48 हो जाएगा। कुल वर्क कितना है? 48 है। अब इस 48 काम को कितने दिन में करना है? आपको 2 दिन में करना है। कितने दिन में? 2 दिन में। तो आपको साथियों कितना? 24 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 24, यानी आपको 2 दिन में पूरा करना है, तो आपको कितना आदमी लगेगा? 24 आदमी लगेगा, यानी 24 आदमी का ज़रूरत है। तो फिलहाल आपके पास कितना आदमी है? 6 आदमी है। और आपको चाहिए कितना? 24 चाहिए। आपके पास आपको चाहिए, यानी 24 आदमी, 24 में से आपके पास 6 है, तो अब कितना चाहिए? तो जब आप 24 से 6 घटा दीजिएगा, इसका मतलब अब आपको कितना आदमी और चाहिए? तो और आपको 18 आदमी चाहिए। कितना? कितने और आदमियों की आवश्यकता है? तो साथ ही और 18 आदमी की आवश्यकता है। और 18 आदमी देखिए ऑप्शन 4 में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन 4 में आपको 18 आदमी दिख रहा है। चलिए 19 के बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल ट्रेन से है कि एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो 84 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है। ठीक है, जा रही है, करती है, उसी दिशा में जा रही है और पार करती है, तो उसे पूरा पार करने में कितना समय लगता है? यानी आपको टाइम निकालने बोला है कि कितना टाइम लगेगा उसको एक दूसरे को पार करने में, क्योंकि दोनों जो ट्रेन है ना एक ही तरफ जा रही है। तो देखिए इसके लिए ना आपको हम बता दे रहे हैं इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर क्या करना है आपको साथियों? टाइम बराबर, यानी दोनों जो ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है। आपको क्या करना है? ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है। ट्रेन की लंबाई कितना साथियों? 60 मीटर। कितना? 60 मीटर प्लस में आपका एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है? 84 मीटर। इन दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है साथियों? जो उसका रिलेटिव स्पीड होगा ना, रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों कितना हो जाएगा? 42 से जब 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपको आगे क्या करना है? यहाँ से आगे जब क्या कीजिएगा साथियों, जब इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको पहले क्या करना है? पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसमें? मीटर पर सेकंड में। और उसमें बदलने के लिए क्या होता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। उसके बाद इसको इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, जोड़ करके उससे भाग लगाइएगा। तो देखिए आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा यानी 43.2 आ जाएगा। लगभग में 43.2 सेकंड आ जाएगा। आप इसको भाग लगा के देखिएगा, लगभग में इतना आ जाएगा।
ठीक है साथियों, जब अगर इतना आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर डन। क्या लिखिएगा? डन सर। कितना क्या लिखिएगा? डन, कि हाँ मेरा आंसर आ गया। तो साथियों देखिए आज के क्लास में कुल 20 ही सवाल थे, और देखिए आप खुद नोटिस किए होंगे कि हम लोग उन्हीं सवालों को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों बस कंटिन्यू बने रहे, और कुछ ही दिन आपका एग्ज़ाम है। जिन साथियों का हो गया है उसका बहुत बहुत खुशी की बात है, और जिन साथियों का होना है साथियों आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहें, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।